क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके अपनी सपनों की जिंदगी जी सके? ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। लगता तो है, लेकिन टिम फेरिस की एक जबरदस्त हिट किताब है द 4 आवर वर्क वीक, वो इसी चौंकाने वाले विचार को हमारे सामने रखती है। और ये सिर्फ मतलब एक आकर्षक टाइटल नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब असल में एक पूरी जीवन शैली, एक लाइफस्टाइल डिजाइन करने का खाका पेश करती है। तो आज हम इसी किताब के जो मूल विचार हैं ना, उनकी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास किताब के कुछ अंश हैं, कुछ सारांश हैं, उनके आधार पर। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि किताब में क्या क्या है, बल्कि उन जरूरी पॉइंट्स, उन रणनीतियों को समझना है जो ये किताब सुझाती है। कैसे कोई वो जो पारंपरिक 9 से 5 की जकड़न है उससे बाहर निकल सकता है और जिसे फेरिस न्यू रिच कहते हैं वैसा बन सकता है। जी, और ये न्यू रिच की परिभाषा भी बड़ी दिलचस्प है। ये पारंपरिक अमीरी से बिल्कुल अलग है। यहाँ जोर सिर्फ बैंक बैलेंस पर नहीं है। अच्छा, किस पर है फिर? जोर है समय की आजादी पर और अपनी मर्जी से कहीं भी आना जाने की क्षमता, मतलब मोबिलिटी पर। असल में ये समझने की कोशिश है कि भाई सच्ची दौलत का मतलब क्या है। तो चलिए इसी सोच की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस आम रास्ते से जिस पर ज्यादातर लोग चलते हैं। किताब में उसे डेफर्ड लाइफ प्लान कहा गया है। हाँ, डिफर्ड लाइफ प्लान, मतलब अभी जी तोड़ मेहनत करो, पैसे बचाओ, ताकि 60-65 की उम्र में जब रिटायर होंगे तब आराम से जिएंगे। यही सुनते आए हैं हम सब। बिल्कुल, ये प्लान दशकों से चला आ रहा है। लेकिन जो हमारे स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। पहली बात, कोई गारंटी तो है नहीं कि हम उस उम्र तक स्वस्थ रहेंगे या जीवित भी रहेंगे। बात तो सही है। और दूसरी, अगर पहुंच भी गए तो क्या उस वक्त हमारे पास वो ऊर्जा, वो उत्साह होगा जो आज है अपने सपनों को जीने का? ये तो जिंदगी को बस टांटते जाना हुआ ना। यहीं पर शायद वो न्यू रिच वाला कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो इस पारंपरिक स्क्रिप्ट को, इस ढर्रे को मानने से इनकार करते हैं। वो रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करते। वो कहते हैं हमें आज जीना है, अपनी शर्तों पर। उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। तो क्या है सफलता उनके लिए? उनके लिए सफलता का मतलब है अपनी जिंदगी के डब्लूज पर नियंत्रण पाना। मतलब आप क्या करते हैं, कब करते हैं, कहां करते हैं और किसके साथ करते हैं। फेरिस कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। अच्छा। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप न अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, न अपने लोगों के साथ समय बिता सकते हैं, तो क्या वो सच्ची अमीरी हुई? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि इस पारंपरिक सोच के जाल से निकलकर ये न्यू रिच कैसे बना जाए। यहीं पर वो किताब का कोर फ्रेमवर्क आता है ना? जी, डील फॉर्मूला। हाँ, डील, DEAL, ये 4 अक्षर ही पूरे सिस्टम की बुनियाद है। डी यानी डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा। यानी एलिमिनेशन, उन्मूलन। उन्मूलन। ए यानी ऑटोमेशन। स्वचालन। और एल यानी लिबरेशन, मुक्ति। मुक्ति। डील। जी, ये सिर्फ कदम नहीं है, ये सोचने के तरीके में बदलाव लाने वाले सिद्धांत है। चलिए, तो फिर पहले डी से शुरू करते हैं। डेफिनेशन यानी परिभाषा। यहाँ सबसे पहली चीज क्या है जिसे परिभाषित करने की जरूरत है? सबसे पहले तो अमीर होने की परिभाषा ही बदलनी होगी। पारंपरिक सोच से हटकर नई परिभाषा है सच्ची दौलत बराबर समय प्लस गतिशीलता, मोबिलिटी प्लस पैसा। यह समझना कि आपके लिए, मतलब व्यक्तिगत रूप से, इसका क्या मतलब है। सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को मायने देंगी। और इस नई परिभाषा के साथ कुछ नए नियम भी आते हैं जो पुरानी धारणाओं को चुनौती देते हैं। जैसे किताब कहती है, रिटायरमेंट कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो सबसे खराब स्थिति से बचने का एक बीमा जैसा है। हाँ, या ये कि कम काम करना आलस नहीं है, बशर्ते आप उन कामों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो वाकई नतीजे देते हैं। व्यस्त दिखना और उत्पादक होना, ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। और ये जो बहुत बड़ी बात है, आजकल लोग व्यस्त दिखने में ही लगे रहते हैं। बिल्कुल, ये मानसिकता में एक बड़ा बदलाव है। कुछ और नियम भी हैं जो इसी सोच को दिखाते हैं। जैसे सही समय का इंतजार मत करो, वो कभी नहीं आता। बस शुरू करो और रास्ते में सुधार करते जाओ। अच्छा। अनुमति मांगने की बजाय माफी मांग लेना बेहतर है। मतलब प्रयोग करो, गलती हो तो सुधारो, पर रुको मत। अपनी कमजोरियों को ठीक करने में ही मत लगे रहो, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करो। ये सापेक्ष आय, रिलेटिव इनकम वाली बात भी बड़ी दिलचस्प लगी मुझे।
मतलब प्रति घंटे आप कितना कमाते हैं ये ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि आपकी कुल सालाना आय कितनी है। बिल्कुल सही। 1 लाख रुपए महीने कमाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर अगर उसके लिए हफ्ते में 80 घंटे खटना पड़ रहा है तो क्या फायदा? हाँ, तो क्या वो वाकई बेहतर है उस 50,000 रुपए महीने कमाने वाले से जो हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे काम करता है और बाकी समय अपनी मर्जी से जीता है? सोचने वाली बात है। ये सारे नियम हमें सिखाते हैं कि हमें समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाना चाहिए और अपने लिए नए, ज्यादा सार्थक नियम गढ़ने चाहिए। और इसी परिभाषा वाले हिस्से में फेरिस डर से निपटने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, फियर सेटिंग। हाँ, फियर सेटिंग, ये काफी अनोखा तरीका है। आमतौर पर तो लोग डर से भागते हैं, लेकिन फेरिस कहते हैं कि डर को देखो, उसे समझो, उसे परिभाषित करो। सही। फियर सेटिंग में आप खुद से पूछते हैं, मैं जो कदम उठाना चाहती हूँ उसमें सबसे बुरा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। फिर आप सोचते हैं कि उस बुरे परिणाम की संभावना कितनी है, क्या वो सच में हो सकता है। अगर वो हो गया तो उसे ठीक करने या उसके असर को कम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, और इस कदम को उठाने के संभावित अच्छे परिणाम क्या हो सकते हैं, मतलब फायदे क्या हैं। लेकिन जो सवाल मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, अगर मैंने डर के मारे ये कदम नहीं उठाया तो उसकी कीमत क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इनएक्शन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। 1 साल बाद, 5 साल, 10 साल बाद मुझे कैसा महसूस होगा ये सोचकर कि मैंने कोशिश ही नहीं की। अक्सर कुछ ना करने की कीमत वो कुछ करने के संभावित बुरे परिणाम से कहीं ज्यादा होती है। ये डर को एक रुकावट से एक गाइड बना देता है। डर को समझने के बाद फिर सपनों को परिभाषित करने की बारी आती है। उसके लिए ड्रीम लाइनिंग तकनीक है। जी, ड्रीम लाइनिंग। यहाँ लक्ष्य सिर्फ इच्छाओं की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि उन चीजों को पहचानना है जो आपको सच में उत्साहित करती हैं, एक्साइट करती हैं। ये चाहत और उत्साह के बीच का फर्क जरूरी है। तो ड्रीम लाइनिंग में आप अगले 6 और 12 महीनों के लिए अपने सपने लिखते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। हाँ, और फिर बनने वाले सपनों को ठोस करने वाले कामों में बदलते हैं। जैसे मैं फिट बनना चाहती हूँ, बनना को बदलें मैं 6 महीने में 5 किलोमीटर दौड़ सकूंगी, करना। या अच्छा कुक बनना बन जाए क्रिसमस डिनर बिना मदद के बनाना। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक बनाना है। बिल्कुल स्पेसिफिक। फिर आप उन 4-5 सपनों को चुनते हैं जो आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करते हैं, उनकी महीने की लागत का अनुमान लगाते हैं और उससे अपना टारगेट मंथली इनकम TMI तय करते हैं। TMI यानी वो इनकम जो सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। जी, फिर हर सपने के लिए अगले 3 कदम तय करते हैं और पहला कदम तुरंत उठाते हैं, आज ही। ये सपनों को हवा से निकालकर जमीन पर ले आता है। तो ये था डी डेफिनेशन, अपनी सोच, डर और सपनों को साफ करना। अब आते हैं डील के दूसरे कदम पर, ई एलिमिनेशन यानी उन्मूलन। ये सुनने में थोड़ा काटना छाटना जैसा लगता है। किन चीजों को हटाने की बात हो रही है? यहाँ हटाने की बात हो रही है उन सभी कामों, आदतों और सूचनाओं की जो जरूरी नहीं है और हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद करती हैं। फेरिस कहते हैं कि पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो अक्सर हमें और ज्यादा काम करने के तरीके सिखाता है। हाँ, और एफिशिएंट बनो और तेज करो। बिल्कुल, जबकि हमें कम लेकिन सही काम करने पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ सिद्धांत है प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, दक्षता एफिशिएंसी से ज्यादा जरूरी है। मतलब आप कितनी तेजी से सीढ़ी चढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या आपकी सीढ़ी सही दीवार पर लगी है। क्या बात है, बिल्कुल सही उपमा है। और यहीं पे 2 शक्तिशाली सिद्धांत काम आते हैं, पैरेटो का नियम 80-20 और पार्किंसन का नियम 80-20 नियम, ये तो सुना है। हाँ, ये कहता है कि हमारे लगभग 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। चुनौती उन महत्वपूर्ण 20% कामों को पहचानने और उन पर फोकस करने की है। बाकी 80% काम जो कम नतीजे देते हैं, उन्हें या तो हटाना है या कम करना है। और वो फेरिस का सवाल यहाँ बहुत मदद करता है ना? कि अगर आपको दिल का दौरा पड़े और डॉक्टर कहे कि आप दिन में सिर्फ 2 घंटे काम कर सकते, तो आप कौन से काम करेंगे? हाँ, ये सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ व्यस्तता, फालतू चीजें तुरंत हट जाती हैं। और दूसरा नियम, पार्किंसन का नियम। पार्किंसन का नियम कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए समय दिया जाता है। अगर आप किसी काम के लिए खुद को 1 हफ्ता देते हैं, तो वो 1 हफ्ते में ही पूरा होगा, चाहे उसे 1 दिन में किया जा सकता हो। अच्छा, ये तो होता है। बिल्कुल होता है। इसलिए फेरिस जानबूझकर काम के लिए समय सीमा कम करने की सलाह देते हैं। डेडलाइन छोटी रखो
ताकि आप सिर्फ सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। एलिमिनेशन में और क्या शामिल है? किताब कम सूचना आहार यानी लो इन्फॉर्मेशन डाइट की बात करती है। आज के ज़माने में ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगता है। हाँ, बहुत जरूरी। हम लगातार सूचनाओं की बमबारी झेल रहे हैं। न्यूज़, सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप, इसमें से ज्यादातर या तो अप्रासंगिक होती है या हम उस पर कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। सही बात है। लो इन्फॉर्मेशन डाइट का मतलब है सोच समझकर सूचना का उपयोग करना, सिर्फ वही जानकारी लेना जो तत्काल जरूरी और एक्शन लेने योग्य हो, जस्ट इन टाइम इन्फॉर्मेशन, ना कि वो जो शायद कभी काम आ जाए, जस्ट इन केस इन्फॉर्मेशन। फेरिस तो 1 हफ्ते के लिए न्यूज़ बिल्कुल बंद करने का सुझाव देते हैं। 1 हफ्ता मुश्किल है, पर शायद असरदार हो। और इसमें रुकावटों को कम करना भी शामिल है, जैसे बार बार ईमेल चेक करना या वो मीटिंग्स जिनमें घंटों बर्बाद होते हैं। बिल्कुल, फेरिस ईमेल दिन में सिर्फ 2 बार चेक करने की सलाह देते हैं और सुबह उठते ही पहला काम ईमेल चेक करना नहीं होना चाहिए। ऑटो रिस्पॉन्डर इस्तेमाल करें। बिना एजेंडा वाली मीटिंग्स को विनम्रता से मना करें या कहें कि ईमेल पर बात कर लेते हैं। और एक जैसे कामों को एक साथ निपटाएं, इसे बैचिंग कहते हैं। जैसे सारे ईमेल एक साथ, सारी फोन कॉल्स एक साथ। और हाँ, दूसरों को छोटे मोटे निर्णय लेने की ताकत दें ताकि हर चीज आपके पास ना आए। ये सब उस कीमती 20% समय को बचाने के तरीके हैं। ठीक है, तो पहले हमने अपनी सोच और लक्ष्य परिभाषित किए, फिर गैर जरूरी चीजों को हटाया। अब आता है डील का तीसरा अक्षर ए, ऑटोमेशन यानी स्वचालन। इसका क्या मतलब है? ये रोबोट वगैरह की बात है? नहीं, रोबोट जरूरी नहीं। ऑटोमेशन का लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लिए आय उत्पन्न करे, पैसे कमाए, जिसमें आपके न्यूनतम समय और प्रयास की जरूरत हो। फेरिस इसे म्यूज कहते हैं, एक स्वचालित आय स्रोत। म्यूज, अच्छा नाम है। हाँ, यहाँ कुंजी है ऐसा उत्पाद या सेवा बनाना या ढूंढना जिसे बनाने या बेचने की प्रक्रिया काफी हद तक स्वचालित हो सके। मतलब सिस्टम काम करे, आप कम से कम करें। तो ये म्यूज कैसा होना चाहिए? क्या हमें कोई बिल्कुल नया आइडिया सोचना होगा? जरूरी नहीं। फेरिस का सुझाव है कि कोई नई मांग पैदा करने की कोशिश करने से बेहतर है किसी मौजूदा मांग को पूरा करने वाला उत्पाद या सेवा ढूंढना। आप ऐसे समूह या समुदाय, मतलब नीश को देखें जिनसे आप जुड़े हैं या जिन्हें आप समझते हैं। क्या उनकी कोई ऐसी जरूरत है जिसे पूरा किया जा सकता है? सोचें, क्या उनकी अपनी कोई मैगजीन है, ऑनलाइन फोरम है, ये अच्छे संकेत हैं। और उत्पाद बनाने से पहले ये कैसे जाने कि लोग उसे खरीदेंगे भी या नहीं? क्योंकि बहुत से अच्छे आइडिया बाजार में फेल हो जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर माइक्रो टेस्टिंग का सिद्धांत आता है। पूरा उत्पाद बनाने और उसमें पैसा और समय लगाने से पहले छोटे स्तर पर उसकी मांग का परीक्षण करें। कैसे? उदाहरण के लिए आप एक साधारण वेबसाइट या लैंडिंग पेज बना सकते हैं। फिर थोड़े से ऑनलाइन विज्ञापन चलाकर, जैसे गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, देख सकते हैं कि कितने लोग उस उत्पाद में रुचि दिखाते हैं। क्या कोई क्लिक कर रहा है, क्या कोई ईमेल दे रहा है, या उसे प्री ऑर्डर करने को तैयार है। लोगों से पूछे नहीं कि क्या आप खरीदेंगे, बल्कि उन्हें खरीदने का अवसर दें। असली एक्शन, असली डेटा ही मायने रखता है। ये तो स्मार्ट तरीका है। पैसे और समय दोनों बचेंगे। और ऑटोमेशन में आउटसोर्सिंग की भी बड़ी भूमिका है। वर्चुअल असिस्टेंट वीए का इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, वीए आपके वो काम कर सकते हैं जो समय लेते हैं लेकिन जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे ईमेल मैनेज करना, रिसर्च करना, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, सोशल मीडिया संभालना। लेकिन काम सौंपना भी तो एक कला है। बिल्कुल, और यहाँ भी फेरिस का नियम लागू होता है। सौंपने से पहले सरल बनाएं, एलिमिनेट बिफोर डेलीगेटिंग। पहले प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें, उसे एकदम साफ करें, फिर उसे किसी और को सौंपें। और केवल वही काम सौंपें जो समय लेते हैं और अच्छी तरह से परिभाषित हैं। ऐसे काम नहीं जिनमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी या निर्णय लेने की जरूरत हो, कम से कम शुरुआत में। और अंतिम लक्ष्य है मैनेजमेंट बाय एब्सेंस, मतलब ऐसा व्यवसाय डिजाइन करना जो आपके रोजाना के दखल के बिना भी चलता रहे। जी, मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। इसमें प्रक्रियाओं को स्टैंडर्डाइज करना, ग्राहकों के लिए विकल्प सीमित करना ताकि जटिलता कम हो, जैसे शिपिंग के कम ऑप्शन, और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना शामिल है। लक्ष्य ये है कि आपका म्यूज ज्यादातर अपने आप चले ताकि आप आजाद हो सकें। और यही हमें डील फॉर्मूला के आखिरी अक्षर पर लाता है, एल फॉर लिबरेशन, यानी मुक्ति। ये किस तरह की मुक्ति है? ये मुख्य रूप से 2 तरह की मुक्ति है। पहली, ऑफिस के बंधन से मुक्ति, यानी रिमोट काम करने की क्षमता पाना। आज के जमाने में ये ज्यादा संभव हो गया है। हाँ, कोविड के बाद तो काफी बदला है। बिल्कुल। और दूसरी मुक्ति है
पारंपरिक 9 से 5 नौकरी के ढांचे से ही मुक्ति, अगर आप चाहें तो। इसका अंतिम लक्ष्य है स्थान स्वतंत्रता, लोकेशन इंडिपेंडेंस हासिल करना, यानी दुनिया में कहीं से भी काम करने की आज़ादी। सो कि आप बाली के बीच पर बैठकर काम कर रहे हों। वाह, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी पारंपरिक नौकरी में रिमोट काम की इजाज़त लेना, ये हमेशा आसान नहीं होता। मैनेजर अक्सर हिचकिचाते हैं। किताब इसके लिए क्या सुझाव देती है? फेरिस एक बहुत ही सोचा समझा चरणबद्ध तरीका सुझाते हैं। एकदम से मत मांगिए। पहले कंपनी को आप पर थोड़ा निवेश करने दें, जैसे कोई ट्रेनिंग वगैरह। अच्छा, क्यों? ताकि कंपनी आपको एक वैल्यूएबल एसेट समझे। फिर कुछ दिनों के लिए घर से काम करने का प्रस्ताव रखें, शायद 1-2 दिन, हफ्ते हैं, और उस दौरान साबित करें कि आपकी उत्पादकता कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। नतीजे दिखाएं। हाँ, मात्रात्मक परिणाम दिखाएं, जैसे मैंने उतने ही समय में इतना ज्यादा काम किया या ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा किया। फिर धीरे धीरे रिमोट दिनों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखें। इसे ओवरग्लास अप्रोच कहते हैं। धीरे धीरे विश्वास बनाना और अपनी बढ़ी हुई उत्पादकता को सबूत के तौर पर पेश करना। ये वाकई एक प्रैक्टिकल रणनीति लगती है। और अगर कोई नौकरी छोड़ना ही चाहता है, उसके डर का क्या? जैसे बिल कैसे भरेंगे, रिज्यूमे पर गैप दिखेगा तो क्या होगा? हाँ, ये बहुत आम डर हैं। किताब इन्हें स्वीकार करती है और इन्हें संबोधित करने के तरीके बताती है। बिल भरने के लिए आपका ऑटोमेटेड म्यूज होना चाहिए, जो आपके बिना काम किए भी पैसा लाए। स्वास्थ्य बीमा आदि के विकल्प आजकल मौजूद हैं। और रिज्यूमे में गैप? रिज्यूमे में गैप को एक समस्या की तरह देखने के बजाय उसे एक सकारात्मक सीखने वाले अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे मुझे किसी रोमांचक यात्रा या प्रोजेक्ट या स्किल सीखने का जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर मिला, जिससे मैंने ये नया कौशल सीखा या ये अनुभव प्राप्त किया। अच्छा, मतलब नजरिए का फर्क है। बिल्कुल। और लिबरेशन का एक और बहुत ही आकर्षक विचार है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट, ये क्या है? छोटे छोटे रिटायरमेंट? हाँ, बिल्कुल। ये पारंपरिक रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह उलट देता है। 65 साल की उम्र में एक लंबी रिटायरमेंट लेने के बजाय फेरिस अपने करियर के दौरान ही कई छोटे छोटे रिटायरमेंट लेने का सुझाव देते हैं। ये कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक के हो सकते हैं। तो ये सिर्फ लंबी छुट्टियां नहीं है? नहीं, ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं। ये किसी नई जगह पर जाकर कुछ समय के लिए रहना है, वहाँ की संस्कृति का अनुभव करना है, कोई नई चीज़ सीखनी है, कोई पैशन प्रोजेक्ट करना है। और ये सब तब करना जब आपके पास ऊर्जा और स्वास्थ्य दोनों हों। रिटायरमेंट का इंतजार क्यों करें? ये जिंदगी को किश्तों में जीने जैसा है, बजाय सारी उम्मीदें बुढ़ापे पर टिकाने के। बहुत दिलचस्प। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब आप काम बहुत कम कर देते हैं या इन मिनी रिटायरमेंट पर होते हैं, तो क्या एक तरह का खालीपन महसूस नहीं होता? मतलब क्या करें इतने खाली समय का? उस शून्यता को भरने, फिलिंग द वॉइड के लिए क्या करें? ये एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल है, और किताब इसे नजरअंदाज नहीं करती। हाँ, काम हमारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। जब अचानक कम होता है तो खालीपन महसूस हो सकता है। तो उसका हल क्या है? फिर इसका सुझाव है कि इस खालीपन को भरने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं: निरंतर सीखना, लर्निंग, और सेवा, सर्विस। मतलब हमेशा कुछ नया सीखते रहें, अपने दिमाग को व्यस्त रखें। और सेवा यानी दूसरों के जीवन में किसी तरह का योगदान देना। इससे जीवन को उद्देश्य और सार्थकता मिलती है। सीखना और सेवा। हाँ। और साथ ही न्यू रिच की कुछ आम गलतियों से बचने की भी सलाह है, जैसे सिर्फ व्यस्त रहने के लिए फालतू काम ढूंढ लेना या छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा बना देना, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए बहुत ज्यादा खाली समय है। सही है। तो कुल मिलाकर द 4 आवर वर्क वीक सिर्फ कम घंटे काम करने का नुस्खा नहीं है। ये तो डील, फ्रेमवर्क, डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन के जरिए अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर डिजाइन करने का एक पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। बिल्कुल। यह हमें चुनौती देता है कि हम सफलता की पारंपरिक परिभाषा पर सवाल उठाएं। क्या वाकई ज्यादा घंटे इज इक्वल टू ज्यादा पैसा इज इक्वल टू ज्यादा सफलता है, या कुछ और है? हाँ, ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि समय, आजादी, गतिशीलता और उद्देश्य का मिश्रण है। ये एक रोड मैप है उस जिंदगी को पाने का जहां आप काम करते हैं जीने के लिए, न कि जीते हैं सिर्फ काम करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये चर्चा निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी और अपने समय को कैसे देखते हैं। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। अगर सफलता का पारंपरिक पैमाना यानी ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें अब उतना मायने नहीं रखता या कम से कम सवालों के घेरे में है,
तो आज कोई व्यक्ति अपने बैंक बैलेंस के अलावा किस व्यक्तिगत मीट्रिक या पैमाने का इस्तेमाल कर सकता है ये मापने के लिए कि वो वाकई अपने सपनों की जिंदगी की दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं?